जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल 247 में। जैसा कि खबर पेज पे आप देख रहे होंगे साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो थ्योरी क्लास का है। और जो आज का टॉपिक है वो क्या है? मराठा साम्राज्य। प्यारे साथियों, मराठा साम्राज्य से आप समझ सकते हैं हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, क्योंकि जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे? वीर शिवाजी। आइए दोस्तों देखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथियों कि आप एक कलम और एक पेज जरूर लेकर बैठे प्यारे मित्रों। जो जो आपको तथ्य इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट किया करिए। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेशन की भी यहाँ क्लास दी जा रही है, अभी तक हम लोग ने 2 प्रैक्टिस सेशन कर लिया प्यारे मित्रों, और आपको बहुत जल्द दिल्ली सल्तनत पे प्रैक्टिस क्लास मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मराठा साम्राज्य। अगर हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे प्यारे मित्रों? आपके छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी कौन थे प्यारे मित्रों? छत्रपति शिवाजी। अगर हम बात करेंगे प्यारे मित्रों कि मराठा साम्राज्य का या मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन था प्यारे मित्रों? शिवाजी, वीर शिवाजी, जिन्हें हम वीर शिवाजी भी कहते हैं। अगर हम वीर शिवाजी के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो जो इनका जन्म था वो कहां हुआ था? अगर इनके जन्म के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कहां कब हुआ था प्यारे मित्रों? 1627 ईस्वी में। अगर हम इनकी माता के बारे में बात करेंगे, इनके माता के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो इनके माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई प्यारे मित्रों। और अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे कि इनका जन्म कहां हुआ था प्यारे मित्रों, तो सिवनेर के किले में। सिवनेर के किले में। सिवनेर के किले में इनका जन्म होता है प्यारे मित्रों। और जो इनकी माता थी उनका नाम क्या था? जीजाबाई। अगर दोस्तों जीजाबाई के बारे में बात करेंगे तो जीजाबाई से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, तो आपको क्या बताना है प्यारे मित्रों? जीजाबाई। इनकी जो माता थी जीजाबाई, सबसे ज्यादा शिवाजी के व्यक्तित्व पर इन्हीं का प्रभाव पड़ा था। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। अगर हम इनके पिता के बारे में बात करेंगे तो इनके पिता का क्या नाम था प्यारे मित्रों? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। क्या था प्यारे मित्रों? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। दोस्तों ये जो शाहजी भोसले थे पहले अहमदनगर के जागीर इनके ये संभाला करते थे। बाद में शाहजहां उसको कब्जा कर लेता है अहमदनगर को, तो ये क्या करते हैं? ये बीजापुर में, वहां के बीजापुर के एक छोटे शहर की जागीर संभालते हैं। आइए देखते हैं अहमदनगर कहां पे है और बीजापुर, और मराठा साम्राज्य को भी देखते हैं प्यारे मित्रों। अगर हम भारत के दक्षिण के बारे में बात करेंगे साथियों, ये भारत का क्या हो गया? तो ये दक्षिण वाला हिस्सा हो गया मैप का प्यारे मित्रों। जो ये महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया था ये क्या था? ये आपका मराठा साम्राज्य था। और अगर हम इसके जस्ट ऊपर बारे में बात करेंगे तो ये क्या था? ये गोलकुंडा अर्थात अहमदनगर। अहमदनगर कहां है प्यारे मित्रों? गोलकुंडा में। और अगर हम इस वाले एरिया की बात करेंगे तो ये क्या था? ये मराठा साम्राज्य था। ये मराठा साम्राज्य था। और इसके जस्ट नीचे प्यारे मित्रों क्या था? बीजापुर। क्या था दोस्तों? बीजापुर। बीजापुर। जो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, पहले ये अहमदनगर की जागीर संभालते थे। शाहजहां का वहां पे जब कब्जा कर लिया गया, उस स्थान को जीत लिया गया, तो ये बीजापुर में आकर नौकरी करते थे और वहां की जागीर ये संभाले प्यारे मित्रों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों कि जो शाहजी भोसले थे उनका 1% भी प्रभाव वीर शिवाजी में नहीं दिखता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से वीर शिवाजी का प्रभाव जो था वो किसका नहीं था उन पे? ऑप्शन दे देगा उनके गुरु का। उनके 2 गुरु थे। आइए हम गुरु देख लेंगे। तो उनका गुरु दे देगा, उनके माता दे देंगे, उनके पिता दे देंगे प्यारे मित्रों। तो वहां आपको क्या मारना है कि उनके पिताजी का प्रभाव शिवाजी के व्यक्तित्व पर बिल्कुल नहीं था प्यारे मित्रों। आइए हम, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आइए आगे देखते हैं।
प्यारे मित्रों। अगर हम इनके गुरु के बारे में बात करेंगे, इनके गुरु के बारे में बात करेंगे तो इनके दो गुरु हुए प्यारे मित्रों, दो गुरु हुए। एक जिससे आध्यात्मिक चीजों की शिक्षा ली, मतलब धर्म के बारे में सीखा, एक आध्यात्मिक गुरु थे और एक राजनीतिक गुरु थे जो इनको नीति करना सिखाया। अगर हम आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? रामदास। क्या था दोस्तों? रामदास, रामदास। अगर हम राजनीतिक के बारे में बात करेंगे तो जो इनके राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? कोंडदेव, कोंडदेव, कोंडदेव। प्यारे मित्रों, इन्हीं को कहा जाता था दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव, कोंडदेव या कोंडदेव, कहीं कहीं आपको कोंड दिख जाएगा, कहीं कहीं आपको कोंड दिख जाएगा। जो इनके सबसे ज्यादा इनके व्यक्तित्व में प्रभाव इनकी माता का था, उसके पश्चात सबसे ज्यादा प्रभाव दादा कोंडदेव का था। इन्होंने जो धार्मिक ज्ञान सीखी वो रामदास जी से सीखी, और जो राजनीतिक ज्ञान है वो किससे सीखी? वो आपके दादा कोंडदेव से सीखी। इन्होंने बचपन में ही छोटे छोटे जो युद्ध होते थे वहां पे अपनी वीरता ये साबित कर चुके थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो वीर शिवाजी थे वो अपने आप को कब साबित किए थे, बचपन में या युवावस्था में? तो प्यारे मित्रों, आपको बचपन मारना है, ये बचपन में ही साबित कर दिए थे प्यारे मित्रों, अपने वीरता का वो दे दिए थे। आइए हम देखते हैं साथियों कि जो अगर हम बात करें तो वीर शिवाजी 1645 में, 1645 में सबसे पहले ये बीजापुर के तोरण किला को जीतते हैं, तोरण किला को जीतते हैं, तोरण किला को प्यारे मित्रों जीतते हैं। किस किलो को? तोरण किलो को जीतते हैं। उसके बाद ये रायगढ़ जिला रायगढ़ का किला जीतते हैं, और रायगढ़ का किला ये 1654 में रायगढ़ का किला जीतते हैं, और रायगढ़ को ही अपनी क्या बना लेते हैं? राजधानी। क्या बना लेते हैं प्यारे मित्रों? राजधानी। ये रायगढ़ को क्या बनाते हैं? राजधानी। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। अगर हम बात करेंगे जो ये रायगढ़ किला जब 1654 में जीतते हैं, ये लगभग उससे पहले ये लगभग 44 किलो को जीत चुके थे, 44 किलो को ये जीत चुके थे। इतने किलो पर ये अपना जीत हासिल कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे प्यारे मित्रों। और उसके पश्चात क्या करते हैं प्यारे मित्रों, ये कि जब ये जीत लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी अगर हम बताएं तो ये 44 किला जीतने के बावजूद भी अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। इन्होंने अपना राज्याभिषेक प्यारे मित्रों नहीं करवाया था। 1659 की अगर बारे में बात करेंगे तो 1659 में ये बीजापुर के सेना नायक या सेनापति, बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मार डालते हैं, अफजल खां को मार डालते हैं, अफजल खां को मार डालते हैं प्यारे मित्रों। कब? 1659 में। किसको मारते हैं? अफजल खां। अफजल खां कौन था? बीजापुर के सेनापति था। अगर हम प्यारे मित्रों अगर ये पूछा जाए आपसे कि वीर शिवाजी किसके समकालीन थे, किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो औरंगजेब के समय वीर शिवाजी उसी के समकालीन थे प्यारे मित्रों। और जब इनकी शक्ति का विस्तार होने लगा तो औरंगजेब अपने मामा को, अपने पुत्र को और अगल बगल के राजाओं को भेजता है इनकी शक्ति को दबाने के लिए। प्यारे मित्रों, ये पहले तो इन औरंगजेब के काबू में नहीं आ रहे थे, ये अपना धीरे धीरे अपना किले को विजित करते रहते थे। अगर हम बात करेंगे कि जो ये युद्ध जीतते थे तो ये कौन सी नीति अपनाते थे प्यारे मित्रों, कौन सी युद्ध नीति अपनाते थे? कौन सी युद्ध नीति अपनाते थे? तो गोरीला, गोरीला युद्ध नीति अपनाते थे। गोरीला युद्ध नीति के तहत ये क्या करते थे प्यारे मित्रों कि गोरीला युद्ध क्या, गोरीला युद्ध नीति क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्यारे मित्रों, जब विरोधी सेना आराम कर रही है या सो रही है, तब जाके उन पे आक्रमण करके, उनको मार करके, उनको हरा करके, तब मतलब उनके एरिया पे अपना कब्जा ये कर लेते थे। सपोज दैट, क्योंकि इनके पास जो इनकी सेना थी अत्यंत कम थी। अगर
जाहिर सी बात है जिसके पास प्यारे साथियों 100 सेना है और जिसके पास 15-20 सेना है, जाहिर सी बात है अगर सामने सामने से युद्ध लड़ेंगे तो 100 सेना वाला जीतेगा। लेकिन ये क्या करते थे, जब विरुद्ध की जो सेना थी वो आराम कर रही हो या सो रही हो तो ये क्या करते थे, ये बगनखा एक औजार था उसको यूज करते थे जो बाघों की नखों से बना था प्यारे मित्रों, बगनखा। बगनखा बगनखा का जो आकार था प्यारे मित्रों वो कैसा था, ये जो था ये उंगली में ऐसे पहन के प्यारे मित्रों, और जो आगे का ये चोक है इसी से ये ऐसे पहनते थे और इसी से जब सामने की सैनिक आराम कर रही हो या सो रही हो विरुद्ध वाली सैनिक तो ये उसी को इसी से घोप के मार देते थे, इसी से घोप के मार देते थे। तो आपसे पूछेगा कि बगनखा का सबसे ज्यादा उपयोग कौन किया है, तो वीर शिवाजी प्यारे मित्रों, वीर शिवाजी। अगर हम बात करेंगे जो ये बगनखे का ये उपयोग करते हैं, ठीक है, और जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी इसके बारे में भी आपको समझ में आया प्यारे मित्रों। गोरिल्ला युद्ध पद्धति बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बगनखा क्या है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम बात करेंगे गोरिल्ला पद्धति की, गोरिल्ला युद्ध नीति की, तो सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध नीति किसने मतलब स्टार्ट की या कह सकते हैं सबसे पहले किसने प्रयोग की, तो प्यारे मित्रों कौन था, महाराणा प्रताप। वो अकबर से ऐसे ही लड़ते थे छुप छुप कर गोरिल्ला पद्धति से। ठीक है साथियों, आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और शिवाजी के पश्चात बाजीराव प्रथम भी, जो बाजीराव मस्तानी वाला है वही बाजीराव भी इस पद्धति का उपयोग करता है। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम प्यारे मित्रों 1665 में क्या होता है कि शिवाजी को जय सिंह चारों तरफ से घेर लेता है, उसके बाद शिवाजी को क्या करना पड़ता है, शिवाजी को कौन, जय सिंह घेर लेता है। तो उसके बाद शिवाजी 1665 में क्या करते हैं प्यारे मित्रों, पुरंदर की संधि करते हैं प्यारे मित्रों। उसके पश्चात जब ये पुरंदर की संधि, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, क्योंकि ये पूछता है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई या कब हुई। अगर ये पूछ ले कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई तो शिवाजी बनाम जय सिंह, शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी प्यारे मित्रों, 1665 में। अगर हम 1666 की बात करेंगे तो 1666 में ये क्या करते हैं, इनको ये औरंगजेब के आगरा दरबार में प्रस्तुत होते हैं, औरंगजेब के आगरा दरबार में प्रस्तुत होते हैं। वहां पे क्या करता है औरंगजेब, इनको बंदी बना लेता है। इनको क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है प्यारे मित्रों, बंदी बना लेता है। औरंगजेब इनको बंदी बना लेता है प्यारे मित्रों। और उसके पश्चात ये शिवाजी तो बहुत चालू थे, ये क्या करते हैं कि कहा जाता है फलों की टोकरी या मिठाई की टोकरी में ये उसी में से मतलब पैक होकर उसी में बैठ कर ये वहां से फरार हो गए थे। इन्हें आगरा के जयपुर शहर में नजरबंद किया जाता है और वहां से ये टोकरी में बैठकर फरार हो गए थे प्यारे मित्रों। अगर हम शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में बात करेंगे तो शिवाजी राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, राज्याभिषेक करवाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है, तो साथियों सपोज दैट अगर आप शिवाजी का जन्म याद कर लिए कि 1627 ईस्वी में, तब आप क्या सोचेंगे कि शिवाजी स्टार्टिंग में ही अपना राज्याभिषेक करवाए होंगे। लेकिन शिवाजी यहां कब, 1674 मतलब अपने अंतिम समय में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। कहां पे, तो रायगढ़ के किले में। अगर हम बात करें दोस्तों 1674 में, तो ये कौन कराता है, बनारस या वाराणसी के विद्वान, बनारस के महान विद्वान गंगा भट्ट द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आप नोट करेंगे, गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है प्यारे मित्रों। उसके पश्चात 1680 में प्यारे मित्रों 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। प्यारे साथियों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शिवाजी छत्रपति का उपाधि कब धारण किए थे, राज्याभिषेक के बाद ही ये क्या किए थे, छत्रपति की उपाधि धारण किए थे, छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। सबसे जरूरी है कि जो इनका मंत्रिमंडल था उसमें अष्टप्रधान नामक एक संस्था थी, उसमें 8 लोग रहते थे। अभी हम बताएंगे आपको
उनके माध्यम से ये शासन करते थे। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी पेशवा थी, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था साथियों। आगे चल के जो आप पेशवा पढ़ते हैं, बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, प्यारे मित्रों, माधवराव, अगर ये सब आप जो पढ़ते हैं, आगे चल के ये जो छत्रपति रहते हैं, पहले तो अब अभी क्या है कि पेशवा छत्रपति के नीचे है। बाद में क्या होता है कि ये जो पेशवा है ये नाम मात्र के छत्रपति बना देते हैं और खुद को सबसे बड़ा मान लेते हैं, यही शासन करते हैं, इन्हीं के अंडर में सब होता था प्यारे मित्रों। आइए हम अब आगे देखते हैं। और शिवाजी ही 2 कर लागू किए थे, 2 करों को ये विकसित किए थे, 2 कर लागू किए थे। कौन कौन सा प्यारे मित्रों? एक का क्या नाम था? चौथ। क्या? चौथ। चौथ ये अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया वाले पे आक्रमण न करने के कारण लिया जाता था कि हम वहां पे आक्रमण नहीं करेंगे। शिवाजी वसूलते थे तो जितना भी उनका होता था उसका 1/4 ये लेते थे, मतलब अपने साम्राज्य को छोड़कर अगल बगल वाले साम्राज्य पर। अगर हम सरदेशमुखी के बारे में बात करेंगे, दूसरा जो था इनका क्या नाम था? कर का सरदेशमुखी। सरदेशमुखी प्यारे मित्रों ये कुल उपज का 1/10 होता था, ये इन्हें अपने जो शासन वाला क्षेत्र था इनका वहां से ये वसूलते थे। आशा करता हूं आपको चौथ और सरदेशमुखी दोनों समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि चौथ और स्वदेशी मुख कर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मराठा साम्राज्य, वीर शिवाजी से। ठीक है साथियों, आइए हम आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं, अब आइए पढ़िए। मराठा साम्राज्य, क्या? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी द्वारा 17वीं सदी के उत्तरार्ध में की गई और शीघ्र ही अपने महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरी और यहां तक कि बाद के दिनों में इन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा प्यारे साथियों? मुगलों का उत्तराधिकारी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन से वंश को या कौन से साम्राज्य को मुगलों का उत्तराधिकारी जाना जाता है तो क्या करेंगे आप? मराठा साम्राज्य साथियों। अगर हम साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था, जिसमें पेशवा का पद स्थिति प्रधानमंत्री जैसी होती थी। सबसे बड़ा कौन था? पेशवा। ये हम आपको पहले ही बताए प्यारे मित्रों। कैसी? ये किसका गठन किए थे? अष्टप्रधान का। आइए अष्टप्रधान देखते हैं क्या होता है। अष्टप्रधान में सबसे जो उच्च पद था वो किसका पद था? पेशवा का। और पेशवा को कह सकते हैं कि आज का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। पेशवा का क्या काम था? जो राज्य की प्रशासन थी और अर्थव्यवस्था थी उसकी देखरेख करना साथियों। सर ए नौबत उसके का काम कहा था? वो सैन्य प्रधान था, सैन्य प्रधान था, सैन्य का अधिकारी था। आमद क्या था प्यारे मित्रों? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। जो आय, जितने भी आय है, जितने खर्च हो रहे हैं उनका लेखा जोखा कौन रखता था? आमद। अगर हम वाक्यानिवीश के बारे में बात करेंगे तो ये गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। सूचना एवं गुप्तचर के विभागों का ये क्या था? अध्यक्ष था प्यारे मित्रों। आइए हम आगे देखते हैं। अगर हम चिटनिस की बारे में बात करेंगे तो चिटनिस क्या करता था? राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। भाषा शैली को कौन देखता था प्यारे मित्रों? चिटनिस। और सुमंत क्या करता था? सुमंत को ही क्या कहते हैं? फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? प्यारे मित्रों सभी लोग बताएंगे इसका कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। सभी लोग तैयारी करने वाले हैं प्यारे मित्रों, सब जोरदार आंसर देंगे। और दोस्तों एक चीज और, आप लोग एक काम नहीं करते, आप लोग ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं एजुकेशनल ग्रुप जितने भी हैं आप वहां पे जरूर शेयर करिए प्यारे मित्रों, क्योंकि फ्यूचर बिल 247 ही जो आपका यूपी पेट है उसको फ्री में इसकी क्लासेस पूरा दे रहा है, फुल कंप्लीट सिलेबस प्यारे मित्रों। और इस बैच का नाम है संकल्प, आपको पता ही होगा। संकल्प क्यों रखा है ये भी आपको पता होगा, ताकि आप संकल्पित हो, अपने माता पिता का सपनों को साकार करें प्यारे मित्रों। आइए हम आगे देखते हैं। जो पंडित राव था वो क्या करता था? धार्मिक कार्यों को, जो धार्मिक कार्य होते थे पूजा पाठ, वो कौन देखता था प्यारे मित्रों? पंडित राव देखता था। और न्यायाधीश क्या था? आज का जैसे है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही न्याय विभाग का ये प्रधान था, न्यायाधीश प्रधान था प्यारे मित्रों। अगर हम
बात करेंगे मराठा प्रशासन में, तो दो महत्वपूर्ण कराधान प्रणाली चौथ तथा सरदेशमुखी थे। मैं आपको चौथ भी समझाया और सरदेशमुखी भी समझाया, सरदेशमुखी भी समझाया। अगर चौथ के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो भू राजस्व का 1/4, देखिए 1/4 आ गया ना प्यारे मित्रों, 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। अगल बगल के जो आपके क्षेत्र थे, या कह सकते हैं छोटे मोटे जो जिसपे राजा लोग या कुछ भी राज्य करते थे, उन पर हमला नहीं करेंगे, उसके लिए क्या वसूला जाता था? चौथ। और जो सरदेशमुखी होता था वो कितना होता था? 1/10, 1/10। 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। मतलब मराठा जिसपे दावा करते थे, मराठा जिसपे शासन करते थे। प्यारे मित्रों, शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और यहां तक कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को भी शरण दिया। संभाजी को युद्ध में परास्त कर उसे मृत्युदंड दे दिया गया और शाहू को गिरफ्तार कर लाल किले में कैद कर लिया गया। कहां कर लिया गया? लाल किले के। आइए हम यहां समझते हैं। जो शिवाजी थे, कौन सा प्यारे से थे? शिवाजी। शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था संभाजी, संभाजी, और जो इनके छोटे पुत्र थे उनका नाम था राजाराम, राजाराम। प्यारे मित्रों, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात संभाजी शिवाजी जब मृत्यु होते हैं तो उनका जो योग्य उत्तराधिकारी था वो था राजाराम, लेकिन राजाराम के जगह संभाजी शासक बन जाते हैं। और जब संभाजी शासक बनते हैं प्यारे मित्रों, तो ये क्या करते हैं कि ये भी मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं और ये मुगलों से हार जाते हैं। तो संभाजी के जो लड़के थे उनका क्या नाम था? साहू जी, साहू जी। इनको भी लेकर गिरफ्तार कर लिया जाता है औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब उस समय मुगलों पर शासन करता था, मुगलों का शासक था, और वो साहू जी को भी गिरफ्तार करवा लेता है छोटी सी उम्र में। इसके बाद जब इनकी जब हार जाते हैं, उसके पश्चात जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है शाहू को, तो कौन शासक बनता है? राजाराम। कौन शासक बनता है प्यारे मित्रों? राजाराम आपके शासक बनते हैं। और राजाराम कौन थे? छोटे पुत्र, शिवाजी के छोटे पुत्र। अब बड़े पुत्र कौन था? संभाजी बड़े पुत्र थे। साथियों, अगर हम बात करेंगे जो राजाराम का, जब राजाराम जब शासक बनता है तो ये भी इसके पश्चात राजाराम ने छत्रपति का पद संभाला, किंतु वह कभी भी स्थिरता से राजगद्दी पर न बैठकर मुगलों के हमले से इधर उधर भागता रहा। राजाराम जब शासक बना तो वो मुगलों के डर से इधर उधर भागता रहा, प्रॉपर बैठकर शासन नहीं कर पाया था। प्यारे मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा और मराठा इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का दौर भी कहलाता है। जो ताराबाई का शासनकाल था 1700 से लेकर 1707 तक, उसी को क्या कहा जाता है? मराठा का स्वतंत्रता संग्राम का दौर, मराठा इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का दौर। कौन सा है प्यारे मित्रों? जो राजाराम की पत्नी थी ताराबाई, उनके शासनकाल को कहा जाता है। और इसी राजाराम के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का क्या नाम था प्यारे साथियों? शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड। 1707 में क्या होता है? शाहू कैद से छूट जाता है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके पश्चात इसको रिहा कर दिया जाता है। तत्पश्चात क्या करता है? ये आते ही मान खेड़ा का युद्ध लड़ता है। किसका युद्ध साथियों? खेड़ा का युद्ध लड़ता है। ये खेड़ा का युद्ध लड़ता है। अब खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच होता है साथियों? शिवाजी द्वितीय बनाम साहू जी। कब होता है? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये युद्ध होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शिवाजी द्वितीय कौन है। तो शिवाजी द्वितीय कौन है? और शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी। अगर साहू के बारे में बात करेंगे तो जो वीर शिवाजी का बड़ा पुत्र था जिसका नाम संभाजी था, उन्हीं के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। इस युद्ध में साहू जीत जाता है। उसके पश्चात मराठा प्रशासन को दो भागों में बांट दिया जाता है साथियों।
देखिए, मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार का संघर्ष किसके किसके बीच हुआ? साहू बनाम शिवाजी द्वितीय। इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ नामक एक पेशवा का मजबूत रूप से मराठा राजनीति में प्रवेश करता है। जो पेशवा होते थे तब उस समय पेशवा का पद कौन संभालता था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा प्रशासन के 7वें पेशवा थे और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ साहू जी को छत्रपति बना दिया बल्कि मुगल शासकों से चौथ वसूली का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब ये क्या करते थे? मुगलों से चौथ वसूलना चालू कर दिए थे। और प्यारे मित्रों, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जो ये बालाजी विश्वनाथ था, पहले जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। जिसके पास योग्यता वो बनेगा पेशवा। लेकिन जो बालाजी विश्वनाथ था, इसके बाद से क्या हो गया कि जो पेशवा का पद था उस पे वंशानुगत हो गया। ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूं। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव मस्तानी वाला है साथियों, बाजीराव मस्तानी वाला। सबसे ज्यादा गोरिल्ला युद्ध पद्धति का यही उपयोग किया था। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में ये सबसे कुशल माने गए और पेशवा का पद और मजबूत होकर उभरा। बाजीराव प्रथम के समय में पेशवा का पद और मजबूत होकर उभरता है। साहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। साहू जी, अब इनके जो पिता थे कौन? बालाजी विश्वनाथ। उनको कहा करता था कि वो योग्य व्यक्ति हैं, तो इनको क्या कहता था? योग्य पिता का योग्य पुत्र है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। हमने आपको क्या बताया कि ये वही है बाजीराव प्रथम मस्तानी वाला। आप लोग बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे। कौन कौन देखा है? एक बार कमेंट में जवाब देंगे कौन कौन बाजीराव मस्तानी मूवी देखा है साथियों। एक बार आप बताएंगे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था वो कौन था? बाजीराव प्रथम था। यही जो बाजीराव मस्तानी का बाजीराव था दोस्तों, यही क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। यह प्रथम ऐसा पेशवा था जो किस पे आक्रमण करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। अगर आपको सीजन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार आप थंब इंप्रेस करेंगे साथियों। आइए हम आगे देखते हैं। जो पालखेड़ा का युद्ध होता है वो 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई तथा मुंशी सिंह गांव की संधि हुई। अगर आपसे पूछे जो मुंशी सिंह गांव की संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव प्रथम बनाम निजामुल मुल्क के बीच में। ठीक है प्यारे मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं। उसके पश्चात बाजीराव प्रथम के पश्चात बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। अब जो प्यारे मित्रों बालाजी विश्वनाथ था, वो जो साहू जी थे, साहू जी को छत्रपति पे एक पुतला नामक समझ लीजिए उनको एक दे दिया था, लेकिन खुद प्रशासन करता था। बालाजी विश्वनाथ से ही पेशवा की जो पद था वो छत्रपति शिवा से छत्रपति के पद से भी ऊपर था। छत्रपति एक नाम मात्र बना दिया था और शासन कौन करता था? पेशवा करता था। प्यारे मित्रों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए और विद्वान इन्हें ही मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछे मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो बालाजी बाजीराव को। और बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवाई की नींव रखी थी, इनके समय वह पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। जो बालाजी विश्वनाथ से ही हमने आपको बताया, उन्हीं से क्या हो गया? पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था साथियों। अगर हम ये आपको जो नाना साहब है, ये झांसी की रानी वाले नाना साहब नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये आप वो मत सोचिएगा कि वो वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्रांति कब होती है? 1857 में। ठीक है, और इसका काल क्या है? 1740 से 1761। आइए हम आगे देखते हैं। इन्हें नाना गुरु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? नाना गुरु भी कहा जाता था। 1750 ईस्वी में, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 1750 ईस्वी की संगोली की संधि के हाथों में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। अगर हम पानीपत का बैटल ऑफ थर्ड पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात करेंगे तो किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठा बनाम अफगानों के बीच। एक चीज साथियों, जो मराठा है उस समय मराठा का जो पेशवा था वो कौन था? आपका बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। अगर हम बात करेंगे अफगानों की तरफ से कौन था तो अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठों की हार हो जाती है। साथियों, मराठा अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठे की पराजय हो जाती है। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। उनके सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। और मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। अगर आपसे पूछ ले जो मराठा बेटल पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठा की तरफ से तोप था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो कौन था? इब्राहिम गारदी। कौन था प्यारे मित्रों? इब्राहिम गारदी। बालाजी बाजीराव ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया था। और बालाजी बाजीराव की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। साथियों, और ये जो बालाजी बाजीराव थे इन्होंने ही प्यारे मित्रों मराठों के अतिरिक्त जो अन्य मराठे थे उनको भी अपने सेना में शामिल किया था। इसके बाद माधवराव नारायण पेशवा बने और माधवराव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पा रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। शाह आलम द्वितीय जो था वो वो पा रहा था पेंशन। तो जब आपके माधवराव नारायण बनते हैं तो इनको फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। अब बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बनकर रह गया था। जो बादशाह था अब वो किसका पेंशन भोगी? पहले वो ब्रिटिश का पेंशन भोगी था, उसके पश्चात ये किसका? मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। नारायण राव के बाद उसके पुत्र माधवराव नारायण द्वितीय को सेकंड को गद्दी पर बैठाया गया और माधवराव नारायण द्वितीय के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मतलब माधवराव नारायण जो सेकंड था उसके काल में क्या होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आइए देखते हैं प्यारे मित्रों। बाजीराव द्वितीय, माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बना और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा था। अगर आपसे पूछ ले जो सहायक संधियां होती थी उसको स्वीकार करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो कौन था प्यारे मित्रों? आपका बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय क्या था? ये क्या था प्यारे मित्रों? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम पेशवा जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके पहले जितने भी पेशवा थे कोई भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। यह प्रथम ऐसा पेशवा था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। प्यारे मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं। यह एक अयोग्य शासक था। जो द्वितीय था अजय द्वितीय, वह अयोग्य शासक था। अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया और मराठों के पतन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्यारे मित्रों, क्या रहा? महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर आपसे पूछे कि जो मराठों के पतन में है उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान था तो किसका था प्यारे मित्रों? बाजीराव सेकंड का। बाजीराव द्वितीय का। और इसी के समय 1802 में बसीन की संधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1802 में क्या होता है साथियों? बसीन की संधि। बेसिन या बसीन, कहीं कहीं बसीन कहीं कहीं बेसिन मिल जाता है। बेसिन की संधि जिसका सिंधिया और भोसले ने क्या किया था? विरोध किया था। प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें पूना में कौन शासन करता था? पेशवा। और बड़ौदा में कौन शासन करता था? बड़ौदा के गायकवाड़। और इंदौर साइड होलकर और ग्वालियर साइड सिंधिया शासन करते थे और नागपुर साइड भोसले। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप देख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ तथा नागपुर के भोसले थे। प्यारे मित्रों, अब आइए हम देखते हैं चारों जो युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, जो 1882 में किस संधि? सलाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। और सलाबाई की संधि को संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। कौन? महादजी सिंधिया ने। बिचौलिया कौन बना था? महादजी सिंधिया बना था। अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1803 से लेकर 1805 तक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे मित्रों। जब मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हर एक युद्ध में क्या क्या हुआ था, कितनी संधि किस युद्ध में हुई थी, सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप शिवाजी अगर पढ़ लिए हैं तो वहां से भी क्वेश्चन फंस जाएगा। आप शिवाजी बहुत अच्छे से पढ़िएगा प्यारे मित्रों। 1802 में अंग्रेजों से
बसीन की संधि कर पेशवा ने अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्वीकार की। अंग्रेजों को सर्वोच्चता, पेशवा मतलब किसको सर्वोच्चता स्वीकार कर देते हैं? अंग्रेजों को। इस संधि से अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हुए और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना, जो 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक जारी रहा। भोसले ने 1803 में अंग्रेजी से देवगांव संधि की थी और सिंधिया ने 1803 में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है कि भोसलों ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो देवगांव। अगर भोसलों की बात करेगा तो कौन सी संधि आपको साथियों? देवगांव, देवगांव की संधि किया गया था। और अगर आपसे सिंधिया से बारे में बात करेंगे कि सिंधिया से कौन सी संधि की गई, तो क्या हो जाएगा साथियों? सुरजी अर्जुन गांव की। किसकी? सुरजी अर्जुन गांव की। सुरजी गांव की, सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के द्वारा की गई थी। सिंधिया बनाम अंग्रेज के। गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को कंपनी को दे दिया गया। जो गंगा और यमुना के क्षेत्र थे उसे किसे दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1804 में होलकर ने अंग्रेजों से राजघाट की संधि की थी। ये जितना चीज में संधि तीनों लिखवाए हैं, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होलकर से क्या की थी? राजघाट की संधि। अगर बात करेगा सिंधिया से तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अगर बात करेगा भोसले से तो देवगांव की संधि। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका काल क्या था? 1817 से लेकर 1818 तक। लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो वो अंग्रेजों का सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का स्पष्ट उद्देश्य लेकर आया था। लॉर्ड हेस्टिंग जब आता है साथियों तो वो पहले से ही बनाया रहता है कि जो ब्रिटिश का जो कंपनी है उसको सर्वोच्च शक्ति बनाना है और इसका विस्तार हमें करना है। अतः पिंडारियों के बहाने ये क्या किया कि पिंडारियों के बहाने मराठों पर आक्रमण कर देता है और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी जीत जाता है। जीतकर बहुत बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आइए हम एक चीज बताते हैं, आइए हम आपको बताते हैं पिंडारियों के बहाने। पिंडारी कौन थे? पिंडारी प्रारंभ में मराठों के अनियमित सैनिकों की तरह उनके साथ युद्ध करते थे और युद्ध के बाद उस क्षेत्र को लूटपाट करते थे, किंतु बाद में मराठों का पिंडारियों से मधुर संबंध नहीं रह गया था। उसने मराठों से युद्ध की घोषणा कर दी और 1817-1818 ईस्वी के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने विजय हासिल कर मराठा साम्राज्य का बड़ा भाग कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। प्यारे मित्रों, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हम मराठा साम्राज्य पढ़ा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो साथियों, लाइक जरूर करिएगा और सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। और विदेश मंत्री वाला मत भूलिएगा, उसमें आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा साथियों। ठीक है प्यारे मित्रों, आपका मराठा साम्राज्य यही समाप्त होता है। ठीक है साथियों, आपके पास बहुत दिन का समय नहीं बचा। अब आप बहुत तन मन धन से लग जाइए दोस्तों, आपको अपने माता पिता का सपना भी साकार करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करेंगे। हम जाते जाते केवल एक हम शिवाजी के बारे में एक लाइन बोलना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, एक लाइन बोलना चाहते हैं। सूरवीरों की है ये धरती, सूरवीरों की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहार। सूरवीरों की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहार। बुराई जिससे डर कर भागे, ऐसी गूंजी है होंकार। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हर्षवर्धन होगा, हर्षवर्धन वंश। प्यारे मित्रों, वहां पे हम बताएंगे आपको कैसे कैसे हर्षवर्धन कब कब वंश आया था, कब क्या आया था, वहां हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और एक चीज और, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो कौन सा है? फ्यूचर व्हील 247। फ्यूचर व्हील 247 टेलीग्राम चैनल फ्यूचर व्हील 247 पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए उसे, क्योंकि जितने भी ये पीडीएफ है सब आपको वहां अवेलेबल करा दिया जाता है साथियों। और मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट भी वहां पे आपको उपलब्ध करा दिया गया है। और जो इसके पहले 2 क्लास आपकी क्वेश्चन बेस्ड हुई थी वो भी वहां पे अपलोड करा दिया गया है। जो मैं समझाया हूं बाई आंसर वो भी, और आंसर नहीं है बाई बस ओनली क्वेश्चन वो भी करा दिया गया है साथियों। वहां से आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।